नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th SST सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 6 द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या है उसको अच्छे से जानेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको रिटर्न में यानी कि लिखित में इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। द बिग क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पहले इसमें हम लोग द बिग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। द बिग क्वेश्चंस ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि पढ़ के हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ने को मिलेगा। व्हाट इज़ अ सिविलाइजेशन? पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता क्या होती है। व्हाट वॉज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? भारतीय सब कॉन्टिनेंट की शुरुआती यानी कि पहली जो सभ्यता है वो कौन सी थी। व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट? और जो पहली सभ्यता रही है उसके बड़े बड़े अचीवमेंट क्या रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बहुत अच्छी इमेज दी हुई है। ये इमेज किसकी है? ये एक हमारी जो पुरानी सभ्यता है ना उसमें का एक शहर है जिसका नाम है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा के एक गेट की ये इमेज है। ठीक, व्हाट इज़ आ सिविलाइजेशन? यानी कि सिविलाइजेशन मतलब कि सभ्यता क्या है। एट द एंड ऑफ चैप्टर 4 यानी पार्ट 4 के अंत तक वी सॉ द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप्स सेटलिंग डाउन, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजीज सच एज कंस्ट्रक्शन, मेटलर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टूवर्ड सिविलाइजेशन। क्या कह रहे हैं कि भाई पार्ट 4 के अंत तक हमने ये देखा कि जो पहला मनुष्यों का ग्रुप था उसने सेटल करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने एक जगह रुक कर रहना शुरू कर दिया। नहीं तो इससे पहले मनुष्य कैसे रह रहा है? मनुष्य जो है वो हंटर्स और गैदरर्स का जीवन जी रहा है। मतलब जो इंसान है वो शिकार करके और जो भी जंगल में उनको मिल जाता है उसी से अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन अब जो है वो लोगों ने एक जगह ठहर कर रहना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। साथ ही में वो लोग जो कई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भी इन्होंने डेवलप करा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? बनाना किसी भी इमारत या किसी भी ढांचे को। मेटलर्जी यानी ज़मीन के अंदर से खोद कर जो धातु है उसको बाहर निकालना और उससे औजार बनाना। ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात। एंड मूविंग टुवर्ड सिविलाइजेशन। क्या कह रहे हैं कि भाई पार्ट 4 के अंत तक हमने यह देखा कि जो पहला मनुष्यों का ग्रुप था उसने अब क्या किया? उसने ठहरना शुरू कर दिया, वो एक जगह रुक कर रहने लग गए, वो एक जगह पे बस गए, खेती बाड़ी शुरू कर दी उन लोगों ने, कई नई टेक्नोलॉजीज़ को इन्होंने विकसित किया और धीरे धीरे ये सभ्यता की ओर बढ़ने लग गए। देन व्हाट देन इज सिविलाइजेशन? तो सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता होती क्या है? इन जनरल द टर्म इज़ यूज्ड फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्या कह रहे हैं कि ये जो टर्म है सिविलाइजेशन का, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है तब जब जो मनुष्य का समाज है यानी कि जो मनुष्य की सोसाइटी है वो अपने एडवांस स्टेजेस में एंटर कर दे। एडवांस स्टेजेस का मतलब क्या है कि भाई जो इंसान है अब उनका जो समाज है वो और भी ज़्यादा, जैसे पहले था वैसे नहीं, अब उससे और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया है और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। टू बी प्रिसाइज, we will consider here that a civilization should have at least the following characteristics। क्या कह रहा है कि भाई कोई भी सभ्यता जो होती है उसमें कम से कम ये विशेषताएं तो होनी चाहिए। कौन सी? जो नीचे दी हुई हैं। तो पहली विशेषता क्या है?
सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मैनी एक्टिविटी। क्या कह रहा है कि भाई किसी प्रकार की कोई सरकार होना चाहिए या फिर किसी प्रकार का कोई प्रबंधन होना चाहिए जिससे कि जो ये समाज है इसके कामों को कराया जा सके, साथ ही में ये जो समाज है इसको मैनेज कराया जा सके, इसको चलाया जा सके। ठीक है, मतलब किसी प्रकार की कोई सरकार तो होनी चाहिए। अर्बनिज्म मतलब शहरीकरण। टाउन प्लानिंग द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट विच जनरली इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट एंड आर ड्रेनेज मैनेजमेंट। क्या कह रहे हैं कि भाई शहरीकरण, जैसे कि शहरों की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, शहरों को पूरी प्लानिंग के साथ में बनाना चाहिए, जो शहर हैं उनका विकास होना चाहिए, साथ ही में उनका प्रबंधन होना चाहिए। इसी के साथ में पानी, जैसे कि जो पानी है उसका आने का निकलने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टोन और मेटल एंड अ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड सच एज ऑर्नामेंट्स एंड टूल। क्या कह रहे हैं, कई प्रकार के क्राफ्ट होने चाहिए, जैसे कि जिसमें कि क्या क्या आएगा कि भाई जो धातु और जो पत्थर से अलग अलग जो चीज़ें हैं ना वो बननी चाहिए, साथ ही में उनका इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक, ये सब चीज़ें। ट्रेड यानी कि व्यापार, बोथ इंटरनल विद इन अ सिटी और अ रीजन एंड एक्सटर्नल विद डिस्टेंट रीजन और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू एक्सचेंज ऑल सॉर्ट ऑफ गुड्स। व्यापार होना चाहिए शहर के अंदर और शहर के बाहर दूर दराज के क्षेत्रों तक। ठीक है, ताकि जो सामान है उसका आदान प्रदान हो सके। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, किसी प्रकार की राइटिंग होनी चाहिए, मतलब लिखने की कोई पद्धति होनी चाहिए। नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट। राइटिंग यानी कि जो लिखने की ये पद्धति होती है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको लिखने के लिए, साथ ही में कम्युनिकेट यानी कि संपर्क करने के लिए। कल्चरल आइडिया अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन और सोशल कस्टम। क्या कह रहे हैं, जीवन और दुनिया के प्रति कोई साहित्य जो होता है ना वैसी सोच होनी चाहिए। ठीक है, वैसे आइडियाज़ होने चाहिए, कल्चरल आइडियाज़ होने चाहिए देश कह रहा हूँ, दुनिया और जीवन के प्रति। ठीक, और ये जो आइडियाज़ हैं ये चित्र के रूप में, आर्किटेक्चर के रूप में, लिटरेचर के रूप में, मतलब किसमें, ये लेख के रूप में, ढांचे किसी चीज़ को बनाने के रूप में, किसी कला के रूप में, ठीक, किसी मौखिक परंपरा के रूप में या फिर किसी सामाजिक कार्यक्रम के रूप में बाहर निकलने चाहिए। अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो द सिटीज़। काफ़ी प्रोडक्टिव यानी काफ़ी उपजाऊ कृषि होनी चाहिए जो ना सिर्फ गांव वालों का पेट भरे बल्कि शहरों का भी पेट भरे। ठीक है, तो जब ये सारी विशेषताएं हमारी मौजूद होती हैं तभी हम कहते हैं कि जो इंसान है वो किस में है, अब वो सिविलाइजेशन में है, मतलब वो सभ्यता में रह रहा है। ठीक, तो सभ्यता के अंदर यानी सिविलाइजेशन के अंदर ये सारी विशेषताएं तो होनी चाहिए। Think about it. Which of the above characteristics do you think is the most fundamental, that is the characteristics essential to the development of all other? क्या कह रहे हैं कि भाई ऊपर जो भी कैरेक्टरिस्टिक यानी जो भी विशेषताएं दी थी उनमें से आपको कौन सी लगती है कि सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है, मतलब इसके बिना बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो डेवलप ही नहीं हो पाएंगी। तो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर। देखो, अगर खेती बाड़ी नहीं होगी तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा सही मात्रा में तो क्या आपके पास में फिर इतना समय होगा कि आप आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में, क्राफ्ट के बारे में, राइटिंग के बारे में, इन सब के बारे में सोचो? नहीं ना। पहली हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, हमारा पहला काम क्या होता है, अपना पेट भरना। ठीक है, एक कहावत नहीं, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, मतलब पहले पेट भरना और बाकी काम बाद में। मतलब ये है कि भाई एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए। अगर बढ़िया खेती बाड़ी नहीं हो रही है, अच्छे से उपजाऊ उपज नहीं मिल रही है, तो फिर क्या लोगों की जो मांग है खाने की पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। और जब लोगों की जो ये बिल्कुल एकदम बेसिक नीड है पेट भरने की, जब यही नहीं पूरी हो पा रही है तो कहाँ से सिविलाइजेशन बसेगी? सिविलाइजेशन छोड़ो, एक घर नहीं बच सकता अगर लोगों का पेट नहीं भर रहा तो। ठीक है, चलिए, इट इज़ ईजी इनफ, एक सेकेंड, अच्छा ये हो गया। लेट्स एक्सप्लोर फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इन द लिस्ट अबव
कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन दैट माइट एग्जिस्ट इन सच अ सोसाइटी। क्या कह रहा है कि भाई हमने ऊपर की सूची में जो भी विशेषताएं पढ़ी हैं उन विशेषताओं से जुड़े हुए कौन से व्यवसाय हो सकते हैं, ठीक है, उस समय समाज में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसकी आपको लिस्ट बनानी होगी। तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो भाई गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपका दीवान होना चाहिए और साथ ही में क्या बोलते हैं उसको, जिला अध्यक्ष, ये सब होने चाहिए। अर्बनिज्म के लिए क्या चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि पूरे टाउन की प्लानिंग कर सकें। क्राफ्ट के लिए लोगों को वो कला आनी चाहिए पहले तो क्राफ्ट पर्सन्स। ट्रेड व्यापार कौन करता है, मर्चेंट यानी कि व्यापारी करता है, तो व्यापारी रहा होगा उस टाइम पर, ठीक है। राइटिंग, लेखन का काम कौन करेगा, जो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं पुराने टाइम पे, वो करा करते थे। कल्चरल आइडिया यानी कि चित्र बनाने वाला कौन होता है, पेंटर। घर बनाने वाला आर्किटेक्ट, ठीक। राइटर, मतलब ये सारे प्रोफेशंस, और साथ में फार्मर, क्योंकि एग्रीकल्चर भी ना, तो फार्मर। तो ये सारे प्रोफेशन पहले के टाइम पे, मतलब इस टाइम पर होते होंगे, तभी ये सब चीज़ें हो पाई हैं। It is easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today। क्या कह रहा है कि ये देखना बहुत ही आसान है कि आज दुनिया के जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें ये सारे ही गुण मौजूद हैं। But when did civilization begin in the sense we have now defined। क्या कह रहा है, लेकिन जो सिविलाइजेशन है यानी कि जो ये सभ्यता है, इसकी शुरुआत आखिर हुई कब, ठीक है। सिविलाइजेशन बिगेन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। जो सभ्यता है इसकी शुरुआत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर हुई है। इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक एंड सीरिया, दैट हैपेंड अबाउट 6000 ईयर्स अगो। क्या कह रहे हैं कि भाई जो उस समय की जो जगह थी, ठीक है, जिसका नाम था मेसोपोटामिया, जो कि आज के समय का क्या है, इराक और सीरिया है, वहाँ पे सभ्यता की शुरुआत 6000 साल पहले हुई थी। एंड सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। और उसके कुछ शतकों के बाद में जो प्राचीन इजिप्ट है वहाँ पे सभ्यता की शुरुआत हुई। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड अ फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन अ लेटर ग्रेड्स। यानी कि आप इस सभ्यता के बारे में और बाकी और कई सभ्यताओं के बारे में अपने आगे आने वाले कक्षाओं में पढ़ोगे। इन मैनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेज विदाउट द इनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एडवांसेस ऑफ दोज एंशिएंट सिविलाइजेशंस। क्या कह रहे हैं कि भाई इंसान आज जिस वर्तमान स्टेज तक पहुंच पाया है, मतलब जो इंसान ने आज इतना जो विकास किया है, आज जो हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, ये बिना जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके योगदान के संभव नहीं था, ठीक है। मतलब ये है कि जो प्राचीन सभ्यताएं हमारी रही हैं उनके द्वारा दिया हुआ जो योगदान है, उसी की बदौलत जो इंसान है वो कहीं ना कहीं आज इतना आगे बढ़ पाया है। फॉर नाउ However, we will only look at the Indian subcontinent। यानी अभी के लिए हम सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट को देखेंगे एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन वेयर आर स्टोरी बिगेंस। और इसके नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र को जहाँ पे हमारी जो कहानी है ये शुरू हुई है। तो ये आप देख सकते हो एक टाइमलाइन वाला बहुत ही अच्छा यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो अराउंड 4000 BCE मेसोपोटामिया का ये जो सिविलाइजेशन है इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। उसके बाद में 3000 BCE के आसपास में जो ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन है इसकी शुरुआत हुई है। और यही कोई 2000 BCE के ही आसपास में हमारी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की क्या हुई है, स्थापना हुई है। और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। आज हम लोग इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग इंडस रिवर सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत सारे नामों से जानते हैं। फ्रॉम विलेज टू सिटी द वास्ट प्लेन ऑफ पंजाब टुडे इज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। क्या कह रहे हैं कि भाई जो पंजाब के वास्ट यानी बहुत फैले हुए बहुत सारे बहुत ज़्यादा मैदान हैं जो कि आज भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ चुका है, और सिंध जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पर
जो इंडस रिवर है यानी कि जो सिंधु नदी है और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ पर पानी दिया करती थी, यानी वो यहाँ पर बहा करती थी। दिस मेड दोज प्लेन्स फर्टाइल एंड देयरफॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर। इससे जो ये प्लेन्स थे यानी कि जो मैदान थे ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थे और खेती बाड़ी के लिए बहुत ही अच्छे थे। A little further east, इससे थोड़ा पूर्व की ओर, a few millennium ago, another river, the सरस्वती used to flow। क्या कह रहा है कि भाई इससे थोड़ा पूर्व में कुछ हजार साल पहले एक और नदी जिसका नाम था सरस्वती वो वहाँ पर बहा करती थी। From the foothill of Himalayas through हरियाणा, पंजाब, पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। क्या कह रहे हैं कि भाई उससे कुछ हजार साल पहले पूर्व, थोड़े पूर्व की तरफ एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती, वो बहा करती थी। और ये नदी कहाँ से बहती थी? हिमालय से बहती थी और ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और गुजरात के हिस्सों से होते हुए जाती थी। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BCE villages grew into town and with increasing trade and other exchanges those towns further grow into cities। क्या कह रहा है कि भाई इसी पूरे क्षेत्र में 3500 BCE से जो गांव हैं वो धीरे धीरे किस में बदले? वो धीरे धीरे शहरों में बदल गए। व्यापार बढ़ा, सामान का आदान प्रदान बढ़ा और ये जो शहर थे, मतलब ये छोटे छोटे शहर थे, अब ये और बड़े शहरों में बदल गए। दिस ट्रांजिशन हैपेंड अराउंड 2600 BCE। ये जो बदलाव है ये तकरीबन 2600 BCE पे हुआ था। अच्छा, BCE BE इनका मतलब पता है कि नहीं पता है? जब मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहा था तब मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से समझाई थी, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है जाके उसकी वीडियो देख लो फटाफट, मतलब इसके बाद में देख लेना। आर्कियोलॉजिस्ट गेव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स, इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एक सेकंड रुकना ज़रा, ठीक है, उसके बाद ही का है, मुझको लगा ये बीच का कहीं और से आ गया है। चलो, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस सभ्यता को कई सारे नाम दिए, जैसे कि इंडस नाम दिया, हड़प्पन नाम दिया, इंडस सरस्वती नाम दिया, सिंधु सरस्वती नाम दिया। We will use all these terms, its inhabitants are called हड़प्पन्स। क्या कह रहे कि हम इन सभी टर्म्स का यूज़ करेंगे, यहाँ के जो निवासी थे उनको हड़प्पन्स कहा जाता था। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। डोंट मिस आउट, वाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन टुडे। जो इस सिविलाइजेशन यानी कि ये जो सभ्यता थी इसके जो निवासी थे इनको आज हड़प्पन क्यों कहा जाता है? दैट इज सिंपली बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पा टुडे पाकिस्तान पंजाब was the first of this civilization to be excavated way back in 1920-21 over a century ago। यहाँ पे इन्होंने जवाब भी दे दिया कि भाई यहाँ इस सभ्यता में रहने वाले लोगों को, इस सभ्यता में रहने वाले निवासियों को हड़प्पन इसलिए कहा जाता था क्योंकि हड़प्पा नाम की एक सिटी थी, एक शहर था जिसको कि सबसे पहले खोद करके निकाला गया था। मतलब जब इस सभ्यता की खोज शुरू हुई थी तो उसमें जो पहली सिटी जो कि हमको मिली थी वो हड़प्पा नाम से थी, इसीलिए हमने इस सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन कह के पुकारना शुरू कर दिया और इसमें रहने वाले लोगों को हड़प्पन कहना शुरू कर दिया, ठीक। और ये कब मिली थी? ये हमको 1920-21 यानी कि तकरीबन 100 साल पहले हमको ये मिली थी, ठीक है। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो हमारी सिविलाइजेशन, इसको पहला इंडिया का अर्बनाइजेशन यानी भारत का पहला शहरीकरण भी कहा गया है। अच्छा, एक और चीज़, जो ये पूरी सभ्यता है ना, इंडस कह लो, इसको आप हड़प्पन कह लो, जिस नाम से भी कह लो, इसके जो जितने भी नाम हैं, शहरों के नाम ले लो, इस सभ्यता के खुद के नाम ले लो, ये सारे इसके ओरिजिनल नाम नहीं हैं, ये नाम हमने दिए हैं, ठीक। देखो, इस सभ्यता के अंदर जिस लेख का इस्तेमाल होता था वो क्या है?
इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। हमको कई ऐसी चीज़ें ज़रूर मिली हैं जिन पे हमें कुछ ना कुछ लिखा मिला है, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता। मतलब ये जो सारे नाम हैं ये हमने खुद से ही क्या किए हैं, एक तरीके से बनाए हैं, इन जगहों को दिए हैं। इनके ओरिजिनल नाम हो सकता है कुछ और रहे हों। ठीक, चलो लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर मार्क्ड इन मैप्स फिगर 6.3 एज अ क्लास एक्टिविटी। कैन यू ट्राई टू मैच these cities with the modern states or region in the table on the next page। किसकी बात कर रहा है? अच्छा ये रहा, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना नक्शा, यहाँ पे उन शहरों के नाम दिए हुए हैं जो कि मेरे इस सिविलाइजेशन यानी इस सभ्यता के अंदर थे। ठीक, यहाँ देखो कितने सारे डॉट हैं। ठीक, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि जो सारे शहर हैं ये नदियों के किनारे बसे हुए हैं। कहाँ बसे हैं? सब के सब नदियों के किनारे बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो पानी जो है वो हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहा है। अगर आपको खेती बाड़ी करनी है पानी चाहिए, पीना है, जिंदा रहना है पानी चाहिए, जानवरों को पालना है पानी चाहिए, मतलब हर चीज़ में आपको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं। और पहले के टाइम में तो भैया नल भी नहीं होते थे, समरसेबल भी नहीं होता था कि बस स्विच ऑन किया फट्टे से और पानी बहना शुरू हो गया। ये तो अब आया है, पहले ये सब नहीं होता था। तो पानी चाहिए होता था, उसको कुएं से निकालो या फिर तो नदी से लेके आओ। और इसीलिए लोग जो हैं वो नदी के ही आसपास बस गए ताकि उनको आसानी से पानी मिल सके। और साथ ही में नदी के जो आसपास की मिट्टी है ना ये भी बहुत उपजाऊ हुआ करती थी, मतलब इस पर खेती बाड़ी अच्छे से हो जाती थी। तो देखो नदी के पास रहने से पानी भी मिल रहा है और खाना भी मिल रहा है, तो भला कोई इंसान नदी से दूर क्यों रहेगा जाकर। ठीक, यही रीज़न था कि पहले के जो लोग थे वो नदी के पास ज़्यादा रहा करते थे। चलो अच्छा ये वाला तो हो गया। देखो यहाँ पे कुछ हड़प्पन सिटीज़ के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे धोलावीरा। ठीक, धोलावीरा आज का पंजाब है, पंजाब का कुछ हिस्सा है। हड़प्पा आज का गुजरात, कालीबंगन ये है सिंध, मोहनजोदड़ो ये हरियाणा और राखीगढ़ी ये राजस्थान। ठीक है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कुछ शहर हैं उनके नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके मॉडर्न नाम यानी कि जो अभी के नाम है करंट नाम वो दिए हुए हैं। द सरस्वती रिवर, अब देखो यहाँ पे ना ये एक फैक्ट मतलब फैक्ट टाइप का दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द मैप फिगर 6.3 ऑन पेज 89 शोज द इंडस और सिंधु and its 5 main tributaries. Important cities grew along those rivers such as Mohenjo-daro and Harappa। क्या कह रहे हैं कि भाई जो मैप है जो कि आपको फिगर 6.3 पेज नंबर 89 पे देखने को मिलेगा, इसमें आपको इंडस देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं ये देखने को मिलेंगी। जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो इसी नदी के साथ साथ क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। बट there are also many sites along the Saraswati river which today goes by the name of Ghagar in India and Hakra in Pakistan. Hence the name Ghagar Hakra river. This river is now seasonal because it flows only during the rainy season। क्या कह रहे हैं कि भाई लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारे साइट्स हैं, मतलब कई सारी हमको जगहें मिली हैं सरस्वती नदी के साथ साथ। ठीक है, जिसको कि आज में मतलब आज के टाइम में इंडिया के अंदर घाघर नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के अंदर हकरा नाम से जाना जाता है। इसलिए जो नाम है हकरा घाघर नदी वो इसको दिया गया है, किसको, सरस्वती नदी को ये नाम दिया गया है। ये जो नदी है ये अब मौसम के हिसाब से बहती है, मतलब जब बारिश वारिश का मौसम होता है ना तब ये नदी बहती है, नहीं तो ज़्यादा टाइम ये सूखी रहती है। द सरस्वती रिवर इज़ फर्स्ट मैंशन इन द ऋग्वेद। जो सरस्वती नदी है इसका जो हमें पहला जिक्र है वो ऋग्वेद के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड एंशंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स विच वी विल रीड अबाउट इन चैप्टर 7। ये ऋग्वेद क्या है? ये ऋग्वेद जो प्राचीन प्रार्थनाएं हैं उनका एक समूह है जो कि हम मतलब जिसके बारे में हम लोग पार्ट 7 में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। इन दिस टेक्स्ट सरस्वती इज़ वर्शिप्ड बोथ एज अ गॉडेस एंड एज रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स टू द सी। इस टेक्स्ट के अंदर जो सरस्वती हैं इनकी पूजा करी जाती है देवी के रूप में भी और एक नदी के रूप में भी जो कि पहाड़ों से बहती हैं और समंदर में मिलती हैं। लेटर टेक्स्ट डिस्क्राइब द रिवर एज ड्राइंग अप एंड इवेंचुअली डिसअपियरिंग। जो बाद के लेख हैं उसमें हमें ये वर्णन मिलता है कि ये जो नदी है ये धीरे धीरे सूखने लगी और एक समय ऐसा है जब ये पूरी तरीके से गायब हो गई,
मतलब ये पूरी तरीके से सूख गई। टाउन प्लानिंग। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान वर द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। क्या कह रहे हैं कि भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो दो शहर हैं, इनकी सबसे पहले मतलब यही सबसे पहले मिले थे जब इस सभ्यता की खोज करी जा रही थी। ठीक है, आज के समय में ये किसके अंदर पड़ते हैं? पाकिस्तान के अंदर पड़ते हैं। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924 अ सेंचुरी अगो। और इनका जो आइडेंटिफिकेशन है यानी कि इनकी जो पहचान है वो 1924 में करी गई थी। सेवरल साइट्स फॉलोड इन द इंडस प्लेन विच इज़ वाई द सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद में कई और साइट्स मिली हमें कहाँ पे? जो इंडस नदी है उसके मैदानों पर हमें कई और जगहें मिली इस सभ्यता की, और यही कारण था कि इस सभ्यता को शुरुआत में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर जाना जाने लगा था, क्योंकि हमें इसकी साइट्स कहाँ पे मिल रही थी? जो सिंधु नदी है इसके मैदानों में मिलने लगी थी। लेटर ऑन बाद में अदर मेजर सिटीज सच एज धोलावीरा इन गुजरात, राखीगढ़ी इन हरियाणा, गनवरीवाला in the Cholistan desert of Pakistan and hundreds of smaller sites such as Lothal in Gujarat were discovered, some of them excavated। क्या कह रहे हैं कि भाई आगे चल के हमें और भी कई सारे शहर मिले, जैसे कि धोलावीरा, राखीगढ़ी, गनवरीवाला, ये सब नाम से हमें बहुत सारे बड़े बड़े शहर और साथ ही में बहुत सारे छोटे छोटे शहर हमको कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर हमको मिले, और कुछ को तो एक्सकवेट यानी कि खोद कर बाहर निकाला गया। सच डिस्कवरीज कंटिन्यूड इवन टुडे। जो ऐसी डिस्कवरी हैं, ऐसी जो खोज हैं वो आज भी हो रही हैं, यानी कि आज भी हमको ये साइट्स मिल रहे हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन includes not only two major cities, Rakhigari and Ganwariwal, but also several smaller ones, Farmana in Haryana, Kalibangan in Rajasthan, and a few towns, Birana and Banawali, both in Haryana. Indeed, the map figure 6.3 on page 89 makes clear the high density of the sites in that region। क्या कह रहे हैं कि भाई जो सरस्वती बेसिन है वहाँ पर दो जो मेजर सिटीज़ हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ हमको मिली हैं। ठीक है ना? जो हमारा मैप है 6.3 पर, ये वाला मैप, ये वाला कहाँ गया? ये वाला मैप, इसको देख के हम साफ तौर पे जान पा रहे हैं कि भाई कितनी सारी साइट्स मिली हैं हमें सभ्यता की। ठीक है, ये देखो कितने सारे छोटे छोटे डॉट हैं, है कि नहीं है? तो इससे क्या चीज़ क्लियर होती है? इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि ये जो सभ्यता है ये बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी। ठीक, अच्छा अभी मैंने ये वाला नहीं बताया ना, थिंक अबाउट इट वाला। थिंक अबाउट इट इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। You may have come across the term Indus Valley Civilization and notice that we have not used it. Look at the map. Figure 6.3 on page 89 explains why the term valley is obsolete as we now know that the civilization extend much beyond the Indus region। क्या कह रहे हैं कि भाई आपने जो एक टर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने इसको देखा होगा, लेकिन एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इसका ना इस्तेमाल हमने उतना नहीं करा है। ठीक, अगर आप जो नक्शा है पेज 89 पर 6.3 उसको अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो ये सभ्यता है ये जो इंडस रीजन है इससे भी बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैली हुई है। ठीक है, और ये जो नाम है ना इंडस वैली, ये मेनली इसीलिए दिया गया था क्योंकि पहले लोगों का ये मानना था कि ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी वाले मैदानों तक ही सीमित है। ठीक है, इसीलिए इसको इंडस वैली के नाम से बुलाने लगे थे। लेकिन फिर हमको बाद में पता चला कि नहीं, ये तो जो इंडस वैली है उससे भी बहुत ज़्यादा आगे तक फैली हुई है, तो हमने इसको फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहकर बुलाना बंद कर दिया। हालांकि ये जो सभ्यता है इसका एक नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। ठीक, चलो। द लार्जर हड़प्पन सिटीज़
वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान्स। क्या कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े हड़प्पन के जो शहर थे, मतलब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो बड़े बड़े शहर थे, इनको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में बनाया गया था। दे हैड वाइड स्ट्रीट्स, इनकी जो सड़कें थी वो कैसी थी, काफ़ी चौड़ी थी, जो कि आपको फिगर 6.4 और 6.5 में देखने को मिलेंगी। तो ये है मेरा 6.5। इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से मेरी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, है कि नहीं। यहाँ देखो पूरी एक बैलगाड़ी जा रही है, तब भी थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है। तो इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जाती थी यहाँ पर। विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू दी कार्डिनल डायरेक्शंस, और ये कैसे बनाई जाती थी, कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन किसको बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली जो डायरेक्शंस है ना, इनको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये जो सड़कें बनाई जाती थी ये अक्सर कार्डिनल डायरेक्शन, यानी कि ये जो डायरेक्शंस है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली, इनसे जुड़ी होती थी। मोस्ट सिटीज सीम्स टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन and had two distinct parts, the upper town where the local elite probably lived and the lower town where common people lived। क्या कह रहे हैं कि भाई जो सिटीज़ थे, मतलब ज़्यादातर जो ये सिटीज़ थी, ज़्यादातर ये जो शहर थे, ये चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन यानी कि दीवारों से, किलाबंदी से घिरी हुई थी, और इनके दो हिस्से हुआ करते थे, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन ये वो जगह होती थी जहाँ पे शहर के जो एलीट लोग हैं, मतलब जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जैसे कि रिच लोग हो गए या फिर हो सकता है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, ये रहा करते थे। जबकि जो लोअर टाउन है वहाँ पर जो सामान्य नागरिक है वो रहा करता था। सम लार्ज बिल्डिंग्स सीम्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पस। कुछ जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो सबके लिए, मतलब सारे कामों के लिए, कई सारे कामों को एक साथ करने के लिए किया जाता था। फॉर इंस्टेंस वेयर हाउस वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर सॉर्टेड। जैसे कि वेयर हाउस जहाँ पे जो गुड्स, जो सामान को भेजना है उसको छांटा जाता था। इंडिविजुअल हाउसेस ऑफ वेरियस साइजेस लाइन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर लेन। जो इंडिविजुअल हाउसेस हैं यानी जो अलग अलग लोगों के घर हैं वो सड़कों पे कैसे, कतार में यानी कि लाइन से बने होते थे। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज द सेम फॉर द स्मॉल एंड बिग हाउसेस। क्या कह रहे हैं कि भाई कमाल की बात यह है कि जो क्वालिटी होती थी छोटे और बड़े घरों की वो एक सी होती थी। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स। ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये ईंट की बनी होती थी। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन अ मैटर ऑफ डिबेट। क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ स्ट्रक्चर्स यानी कुछ जो ढांचे हैं उनका क्या पर्पस था, मतलब उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, ये अब भी डिबेट की बात है। यानी कि हमको हर बिल्डिंग के बारे में नहीं पता कि इस बिल्डिंग में ये होता था, इस बिल्डिंग में ये होता था। कुछ बिल्डिंग्स को लेकर हम में अब भी क्या है, कन्फ्यूज़न है, हमको नहीं पता कि उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। दिस इज द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदड़ो। क्या कह रहे हैं कि भाई ये केस किसके लिए है, जो मशहूर ग्रेट बाथ है मोहनजोदड़ो उसके लिए, जिसकी इमेज आपको पेज नंबर 93 पर फिगर 6.6 में दिख जाएगी। तो इसकी बात करें, ये देखो ये है ग्रेट बाथ, ठीक है। द पर्पस, एक सेकंड रुक जाइए, अच्छा यहां पे हो चुका है। A small but elaborate tanks which measured about 12 by 7 meters and had waterproofing material such as natural bitumen, a form of tar applied on top of carefully laid out bricks। क्या कह रहे हैं कि भाई एक छोटा सा कुंड प्रकार का था जिसकी जो मेजरमेंट है वो 12 बाई 7 मीटर की थी। इस पर क्या है, इस पे वाटर प्रूफिंग मटेरियल लगाया गया है जिससे कि इसका जो पानी है वो लीक ना हो। और कौन सा मटेरियल लगाया गया है, एक नेचुरल मटेरियल होता है जिसको हम लोग बिटुमेन कहते हैं। ये एक प्रकार का टार होता है, कोल टार, इसको लगाया गया है ईंटों के ऊपर। द टैंक वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स। और जो टैंक है, जो कुंड है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं। वन ऑफ विच कंटेन आ वेल, उनमें से एक में कुआं है। देयर वर आ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू एम्प्टी इट
फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिफिल इट विद फ्रेश वाटर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये कुंड है इसके किनारे पर एक नाली टाइप की है जहां से जो ये टैंक है उसको समय समय पर ये खाली करके उसमें ताज़ा पानी भर सकें। What was the purpose of such a structure? Archaeologists have proposed several possible interpretations: a public bath for people, a bath for the royal family only, or a tank used for religious rituals। जो ये स्ट्रक्चर है इसका बनाने का इसका क्या पर्पस था, तो इसके लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने कई सारी क्या दी हैं, थ्योरीज दी हैं। ठीक है, जैसे कि कईयों का ये मानना है कि ये एक पब्लिक बाथ हुआ करता था जिसमें सब लोग एक साथ आके नहाते थे। कईयों का मानना है कि ये जो है शाही परिवार के नहाने की जगह हुआ करती थी, जबकि कईयों का ये मानना है कि इस कुंड में जो धार्मिक रिचुअल हैं, जो धार्मिक कर्मकांड हैं वो हुआ करते थे। The first interpretation is now ruled out because it turned out that in this city most houses had individual bathrooms। क्या कह रहे हैं, जो पहला इंटरप्रिटेशन है उसको अब रूल्ड आउट कर दिया गया है, मतलब जो ये पहली धारणा थी इसको एक तरीके से बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग घर हैं इस शहर के वहाँ पे क्या मिले, इंडिविजुअल बाथरूम्स मिले, मतलब वहाँ पे उनके खुद की नहाने की जगह मिली है। तो जब इन घरों में नहाने की अलग से जगह है तो कोई व्यक्ति भला अपना घर छोड़ के कहीं और क्यों नहाने जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो पहला ये इंटरप्रिटेशन था कि ये एक पब्लिक बात है, इसको एक तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया है। लेट्स एक्सप्लोर, हैव अ डिबेट इन द क्लास अबाउट द लास्ट टू इंटरप्रिटेशन। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर? रिमेंबर दैट इन दिस केस वी डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री, नो इंस्क्रिप्शन, नो टेक्स्ट, नो ट्रैवलर्स अकाउंट। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको क्लास में जो लास्ट की दो इंटरप्रिटेशन है उनके ऊपर क्या करनी है, एक डिबेट जो है उसको ऑर्गेनाइज कराना है। इसमें ये कह रहे हैं कि याद रहे कि इस केस में हमारे पास इतिहास का कोई और स्रोत नहीं है, कहीं पे भी हमें कुछ लिखा हुआ या किसी के भी लेख में हमें इसका कोई भी जिक्र नहीं मिला है। वाटर मैनेजमेंट, द हड़प्पन्स गेव मच इम्पोर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। जो हड़प्पन्स थे इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है पानी के मैनेजमेंट और साफ सफाई को, मतलब पानी के आने जाने और साफ सफाई को इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या दिया है, महत्व दिया है। दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बेदिंग इन देयर होम्स। इनके घर में अक्सर क्या होता था, एक सेपरेट एरिया होता था जहाँ पर ये नहा सकते हैं। दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स, और ये जुड़े होते थे पानी बहुत बड़े नालियों के नेटवर्क से। ठीक है, ड्रेन मतलब ये होता है पानी निकलने की जगह, जिसको हम लोग नाली भी कहते हैं। तो ये क्या है कि ये जुड़े होते थे नालियों के बहुत बड़े नेटवर्क से, विच जनरली रैन बिलो द स्ट्रीट एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे। और ये जो नालियाँ हैं ये सड़क के नीचे होती थी और जो वेस्ट वाटर था यानी कि जो गंदा पानी था इसको ये ले जाया करती थी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे नाली टाइप की बनी हुई है, ऐसे है कि नहीं। इन मोहनजोदड़ो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल मेड ऑफ ब्रिक्स। जो मोहनजोदड़ो में जो लोग हैं वो कई सौ कुओं से पानी निकाला करते थे और ये कुएं ब्रिक्स यानी कि ईंटों के बने होते थे। बट इन अदर रीजन इट मे हैव बीन, लेकिन बाकी क्षेत्रों में हो सकता है ये पॉन्ड से पानी निकालते हों, कोई करीबी धारा से या फिर इंसानों द्वारा बनाए हुए किसी तलैया से ये पानी को निकालते हों। In the case of Dholavira in the run of Kutch in Gujarat, the largest reservoir measured 73 meters in length। क्या कह रहे हैं कि भाई डोलावीरा में जो कि ये गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजर्वॉर था, मतलब बहुत बड़ी तलैया टाइप की बनी हुई थी जिसकी जो माप है वो 73 मीटर है लंबाई में, मतलब इतना लंबा ये हुआ करता था। लेट्स एक्सप्लोर as a class activity, measure the length of your classroom, a school corridor, or a playground with the help of any measuring tape. Compare these length with the length of the largest reservoir in Dholavira। क्या कह रहे हैं कि भाई एक क्लास एक्टिविटी के तौर पर आप लोग क्या करो, अपने क्लासरूम की, अपने स्कूल कॉरिडोर की और आपका जो प्लेग्राउंड है उसकी जो लंबाई है उसको आप लोग क्या करो, मेजरिंग टेप से नाप लो। ठीक है, और फिर इस लंबाई को आप कंपेयर करो ढोलावीरा में मिले हुए सबसे बड़े रिजर्वायर के लंबाई से। एट ढोलावीरा
एट लीस्ट 6 लार्ज रिजर्वॉर्स वर बिल्ड विद स्टोन्स और इवन कट इनटू द रॉक्स। क्या कह रहा है कि भाई धोलावीरा में कम से कम 6 बड़े जो ये तलैयाएँ हैं, ये जो रिजर्वॉर्स हैं, ये बनी थी किससे? पत्थरों से। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े रॉक्स हैं उनको काट के भी इनको बनाया गया था। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादातर ये जो तलैयाएँ थी, ये रिजर्वॉर्स थे, ये अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर जो नालियां हैं या फिर कह सकते हो ज़मीन के अंदर जो पानी आने जाने की जगह है उससे कनेक्टेड थी, ताकि जो पानी है वो ईजिली उनमें से निकाला जा सके और जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाया जा सके। थिंक अबाउट इट, इमेजिन द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच अ नेटवर्क ऑफ रिजर्वॉर्स। क्या कह रहा है भाई? कल्पना करिए कितने सारे वर्कर्स की यानी कितने सारे कर्मचारियों की ज़रूरत होगी इतने बड़े रिजर्वॉर को बिल्ड करने के लिए। हु डू यू थिंक ऑर्गेनाइज दियर वर्क एंड गेव देम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस। आपको क्या लगता है किसने इनके काम को ऑर्गेनाइज करा होगा और इनको निर्देश दिए होंगे, मतलब सही निर्देश दिए होंगे कि कैसे तुमको क्या बनाना है। हाउ डू यू थिंक दे वर पेड फॉर दियर लेबर्स। और उनको मतलब जो वर्कर्स हैं जिन्होंने काम किया है उनको अपने लेबर के लिए यानी उनको अपने मजदूरी के लिए कैसे पे किया गया होगा। हिंट, देयर वॉज नो मनी एट दैट टाइम इन अ वे वी हैव टुडे। क्या कह रहा है कि उस समय जैसे आज पैसा होता है वैसे उस समय पैसा नहीं हुआ करता था। सिंस द reservoirs needed to be cleaned from time to time, was there some local authority to manage their maintenance? क्योंकि रिजर्वॉर्स को समय समय पर साफ करना पड़ता है, तो क्या इसके लिए कोई लोकल अथॉरिटी थी जो कि इस चीज़ को करा करती, जो कि मेंटेनेंस का काम करा करती थी। What clues do you get from all this about this city's ruler and municipal administration? क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो सारे क्लूज़ हैं इनसे हमें इस शहर के शासकों के बारे में और जो यहाँ पे प्रबंधक थे उनके बारे में हमें क्या पता चलता है। यूज़ योर इमेजिनेशन एंड डिस्कस विद योर टीचर। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो और अपने अध्यापक से इस पर चर्चा करो। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड आंसर आर नॉट ऑलवेज फाइनल। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो भी इन सवालों को डिस्कस करते हैं और जो आंसर्स हैं वो हमेशा फाइनल नहीं होते। What did the हड़प्पन्स eat? जो हड़प्पन्स थे वो क्या खाया करते थे? The हड़प्पन्स created many of their settlement along the bank of large or small rivers. जो हड़प्पन्स थे इन्होंने ज़्यादातर इनके जो सेटलमेंट है यानी इनके जो ज़्यादातर शहर है जहाँ पे रहा करते थे वो इन्होंने कहाँ बनाए हैं? छोटी बड़ी नदियों के किनारे। This is a logical choice not just for easy access to water but also for agriculture since river enrich the soil around them। क्या कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही लॉजिकल चॉइस थी, ठीक है, क्योंकि नदी के किनारे रहने से ना सिर्फ आपको आसानी से पानी मिलता है बल्कि खेती बाड़ी भी अच्छी होती है, क्योंकि ये जो नदियाँ होती हैं इनके पास की मिट्टी क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स have shown that the Harappan grew cereals like barley, wheat, some millets and sometime rice in addition to pulses and a variety of vegetables। जो आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं यानी कि जो हमको खोज मिली हैं, जो चीज़ें हमको पुराने टाइम से मिली हैं, उनसे हमको पता चलता है कि जो हड़प्पन्स हैं वो अनाज उगाया करते थे, जैसे कि गेहूँ हो गया, ठीक है, जौ हो गई, साथ ही में कुछ मिलेट्स को उगाया करते थे, चावल भी ये लोग कई बार उगाया करते थे और इसके साथ में दालें और कुछ मतलब कई प्रकार की सब्जियां भी ये उगाया करते थे। दे वर ऑल्सो दी फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन। यूरेशिया में वो कॉटन यानी कि ये जो ऊन होता है, सॉरी जो कपास होता है, ऊन नहीं कपास, जो ये कपास होता है इसको उगाने वाले भी पहले थे। अच्छा, यूरेशिया किसको बोलते हैं? यूरोप और एशिया का जो पूरा एरिया है उसको साथ में हम यूरेशिया बोलते हैं। विच दे यूज टू वीव इनटू क्लॉथ, जिससे कि ये कपड़े बनाते थे। दे मेड फार्मिंग टूल्स, इन्होंने खेती बाड़ी के लिए औजार बनाए, इंक्लूडिंग द प्लो। क्या बनाया भाई? इन्होंने हल बनाया। सम ऑफ विच कंटिन्यूज टू बी यूज बाय मॉडर्न डे फार्मर्स। इनमें से कुछ का इस्तेमाल तो आज के जो मॉडर्न डे के यानी कि हमारे जो आज के दिन के किसान हैं वो अब भी करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये हल की इमेज है, ठीक है। This
intense agriculture activity was managed by hundreds of small rural sites और villages। जो ये इतनी कह सकते हो गंभीर जो ये खेती बाड़ी का काम है, इसको कौन मैनेज करता था? कई सौ छोटे छोटे गांव और कई सारे रूरल यानी ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वो इसको मैनेज करा करते थे। Then as now the cities could survive only if enough agriculture produce from rural areas reached them on a daily basis। क्या है कि भाई जैसे कि आज है वैसे ही तब के जो शहर हैं वो तभी सर्वाइव कर पाएंगे अगर सही मात्रा में जो ये उपज है ये ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में रोजमर्रा पर पहुंच सके। मतलब अगर डेली प्रोड्यूस यानी डेली उपज नहीं पहुंचेगी तो फिर शहर नहीं चल पाएगा, क्योंकि भाई शहर खुद तो वो कुछ उगा नहीं रहे, जो कुछ आ रहा है गाँव से आ रहा है कि नहीं? तो अगर गाँव से खाना नहीं जाएगा तो क्या शहर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। The Harappans also domesticated a number of animals for meat consumption and fished both in river and in the sea। क्या कह रहे हैं कि जो हड़प्पन हैं इन्होंने कई सारे जानवरों को भी क्या किया है? पाला है मांस के लिए, और साथ ही में ये मछलियां पकड़ा करते थे नदी और समंदर दोनों में। This is known from the large numbers of animals and fish bone found during excavation। और हमें इस बारे में कैसे पता चला? हमें इस बारे में पता चला क्योंकि जब एक्सकवेशन हो रहा था यानी कि जब खुदाई चल रही थी तो खुदाई के दौरान हमें बहुत सारी हड्डियां मिली हैं जानवरों की और मछलियों की, जिससे हमने अनुमान लगाया कि उस समय मीट कंजम्पशन और फिशिंग दोनों होती थी। What did हड़प्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन? यानी कि जो हड़प्पन के कुकिंग पॉट हैं यानी खाना बनाने के जो बर्तन हैं उनके अंदर क्या होता था? साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पॉट हैव प्रोवाइडेड सम आंसर। जब इन पॉट्स यानी इन बर्तनों की साइंटिफिक एग्जामिनेशन करी गई, ठीक है, जब इनकी एकदम ध्यान से जांच करी गई, जब साइंटिस्ट ने इसके अंदर क्या है उसकी जांच करी, तो इससे हमें क्या पता चला कि इसमें क्या मिलता है? बोथ एक्सपेक्टेड वंस डेयरी प्रोडक्ट एंड सरप्राइजिंगली वन सच एज रिमेन ऑफ टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना। क्या कह रहे हैं कि भाई डेयरी प्रोडक्ट्स हमको उसमें से मिले, जैसे कि जो दूध नहीं होता, दूध दही ये सब, और एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ हमको मिली। क्या मिले? हमें हल्दी, जिंजर यानी अदरक और बनाना यानी कि केले के रिमेन्स यानी कि अवशेष मिले एक में से। क्लियरली देयर डाइट वॉज क्वाइट डाइवर्स। सीधी सी बात है, इनकी जो डाइट है, इनका जो भोजन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता था, मतलब ये काफ़ी अलग अलग खाना खाया करते थे। लेट अस एक्सप्लोर। इमेजिन you cook a meal in a Harappan house. What dish or dishes would you prepare based on the data given above? क्या कह रहे हैं? कल्पना करो कि आप किसी हड़प्पन घर में हो और वहाँ पे आप भोजन तैयार कर रहे हो, तो आप कौन से पकवान को तैयार करोगे ऊपर दिए हुए डेटा के हिसाब से बताओ। ठीक है, तो भाई कुछ भी बना सकते हैं। दूध है, दूध की बहुत सारी चीज़ें, पनीर बन जाएगी, है कि नहीं? मसाले भी मिल रहे हैं तो पनीर बढ़िया से बन जाएगा, तो पनीर ही बना लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए। A brisk trade. The Harappans were engaged in active trade not only within their own civilization, other cities nearby or far away, but with other civilizations and cultures within and outside India। क्या कह रहे हैं कि जो हड़प्पन्स थे ये ट्रेड में यानी कि व्यापार में भी इंगेज थे, यानी कि ये व्यापार भी किया करते थे, ना सिर्फ अपने शहरों के अंदर बल्कि जो दूसरी सभ्यताएं हैं ये उनसे भी व्यापार करते थे। मतलब ये भारत के अंदर, भारत के बाहर हर तरफ व्यापार किया करते थे। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज, फिगर 6.11 ऑन पेज 98, probably also gold and cotton and possibly some food items। ये एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, यानी कि ये बाहर भेजा करते थे। क्या भेजते थे बाहर? ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने, टिम्बर यानी कि लकड़ी, सम ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली कुछ चीज़ें, और शायद ये बाहर कपास और सोने को भी भेजा करते थे, साथ ही में कुछ खाने की चीज़ों को भी बाहर भेजा करते थे। द मोस्ट favored ornament was beads of carnelian, figure 6.10 on page 98, a reddish semi-precious stone found mostly in Gujarat।
क्या कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला गहना था वो किसका बना होता था, वो कार्नेलियन के मोतियों का बना होता था। और ये लाल रंग के कीमती पत्थर होते थे जो कि ज़्यादातर गुजरात में मिला करते थे। ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो पहले तो ऐसा था, फिर धीरे धीरे तराशते उन्होंने ऐसा बना दिया, ठीक है। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? हड़प्पन क्राफ्ट पीपल डेवलप्ड स्पेशल टेक्निक्स टू ड्रिल देम। जो हड़प्पा के क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने खास प्रकार की टेक्निक्स बनाई, मतलब खास प्रकार के तरीके इन्होंने नए ईजाद करे ताकि ये इसमें ड्रिल कर सके, यानी कि इसमें छेद कर सकें। सो अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू देम, ताकि इनमें एक स्ट्रिंग यानी कि धागा डाला जा सके। एंड टू डेकोरेट देम इन वेरियस वेज, और इनको अलग अलग तरीकों से सजाया जा सके। दे ऑल्सो वर्कड कॉन्च शेल्स इनटू ब्यूटीफुल शेल बैंगल्स। इन्होंने जो कॉन्च शेल्स होते हैं यानी कि जो शंख होते हैं उनको सुंदर सुंदर बैंगल यानी सुंदर सुंदर कंगनों में भी बदला। विच रिक्वायर सफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एज शेल इज अ हार्ड मटीरियल। और इस काम को करने के लिए यानी शंख से सुंदर सुंदर कंगन बनाने के लिए बहुत ही पेचीदा तकनीकों की ज़रूरत पड़ती थी। क्यों? क्योंकि भाई शेल जो होता है ये बहुत ही सख्त होता है और इससे कोई भी चीज़ बनाना उतना आसान नहीं होता। वॉट दी हड़प्पन इम्पोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ दी एक्सपोर्टेड गुड इज़ नॉट सो क्लियर। यानी कि जो हड़प्पन थे वो इस बाहर भेजे हुए सामान के बदले क्या वापस मंगाते थे ये अभी उतना साफ नहीं है। इट प्रोबेबली इंक्लूड कॉपर सिंस दिस मेटल वॉज नॉट सो कॉमन बैक होम। हो सकता है ये कॉपर मंगाते हों क्योंकि ये जो मेटल था ये उतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, मतलब ये उतना ज़्यादा सामान्य नहीं था। डोंट मिस आउट दी हड़प्पन मास्टर्स दी आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर अ सॉफ्ट मेटल। इफ tin is added to copper, the resulting material is bronze, which is harder than copper. The Harappans used bronze to make tools, pots and pans, and as we will see later, some figurines. क्या कह रहे हैं कि जो हड़प्पन्स थे इन्होंने कॉपर जो होता है उससे ब्रॉन्ज बनाने की जो कला थी इस पर महारत हासिल कर रखी थी, ठीक। इनको पता था कि भाई अगर ये कॉपर में टिन को मिलाते हैं तो इनको रिजल्ट में जो मेटल मिलेगा वो होता है ब्रॉन्ज, जो कि कॉपर से ज़्यादा मजबूत होता है। जो हड़प्पन लोग थे वो इस ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके बहुत सारे औजार बनाते, बर्तन बनाते और साथ ही में फिगरीन्स यानी कि छोटे छोटे खिलौने टाइप के भी बनाते, जिनके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज्ड लैंड रूट्स एंड रिवर and the sea for more distant destination। क्या कह रहा है कि भाई जो ये व्यापार है इसके लिए वो सड़क, नदी और समंदर का इस्तेमाल करते थे। यानी व्यापार करने के लिए ये लोग कौन से रास्तों का इस्तेमाल करते थे? ज़मीन का इस्तेमाल करते थे, नदियों का इस्तेमाल करते थे और यहाँ तक कि समंदरों का भी इस्तेमाल करते थे दूर तक सामान पहुँचाने के लिए। दिस इज़ दी फर्स्ट इंटेंसिव मैरिटाइन एक्टिविटी इन इंडिया। ये भारत की पहली क्या थी? मैरिटाइन एक्टिविटी थी। मैरिटाइन का मतलब क्या होता है? जो पानी के अंदर, खासकर समंदर के अंदर जो आपका काम करा जाता है, ठीक है। इंडीड क्वाइट अ फ्यू हड़प्पन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन दी कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात एंड सिंध। क्या कह रहा है कि भाई हड़प्पन के कई सारे सेटलमेंट कहाँ पे स्थित थे? जो गुजरात और सिंध के तटीय इलाके थे वहाँ पर स्थित थे। लोथल अ स्मॉल सेटलमेंट इन गुजरात हैज़। लोथल जो कि गुजरात में एक छोटा सा सेटलमेंट है यानी छोटा सा बसेरा है, हैड अ सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन मेजरिंग 217 meters in length and 36 meters in width. The length is just a little more than that of 2 football grounds. This basin must have been a dockyard, that is, a structure used to receive and send boats for further transportation of goods. क्या कह रहे हैं कि एक जगह है लोथल, वहाँ पे हमको एक बहुत बड़ा सा बेसिन मिला है। बेसिन का मतलब क्या होता है कि भाई आपने ज़मीन में खोद के कोई गड्ढा टाइप का कटोरे शेप का करा,
तो वही कह रहे कि भाई वहाँ पे बहुत बड़ा सा बेसिन मिला है जिसकी जो लंबाई है वो 217 मीटर की है और जो चौड़ाई है वो 36 मीटर की है और जो ये लंबाई है ये तकरीबन 2 फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी है। ये जो बेसिन है ये डॉकयार्ड हुआ करता होगा। डॉकयार्ड किसको बोलते हैं? जहाँ पे नाव वाव आके रुकती है, सामान उतारा और चढ़ाया जाता है। ठीक है, डॉकयार्ड क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे नाव आती है, नाव को भेजा जाता है सामान का, मतलब जो सामान है, ताकि उसको आगे भेजा जा सके। Such elaborate trade require traders to be able to identify their goods and also each other. This seems to have been the chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from many settlements. क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा जो ये व्यापार है, जो इतना कह सकते हो ये बड़े पैमाने पे जो व्यापार हो रहा है, इसके लिए ज़रूरत क्या है कि भाई जो व्यापारी हैं वो अपने सामान को साथ ही एक दूसरे को पहचान सकें। शायद इसीलिए कई जो सील्स हैं उनका यूज़ करा गया होगा, जो कि हमें कई हज़ार जो ये साइट्स हैं वहाँ से मिली हैं। ठीक है, सील्स मतलब छोटी छोटी सी, क्योंकि इसमें इमेज दिखाता हूँ मैं। ये रही सील्स, ये जो देख रहे हो ये हैं सील्स। ठीक, हो सकता है किसी पहचान पत्र की तरह या फिर करेंसी की तरह ये कुछ हो। चलिए कहाँ पर है हम? विच हैज़ बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम मैनी सेटलमेंट, जो कि कई जगहों से खोदकर निकाली गई हैं। दी सील्स मतलब ये जो सील्स थी वर जनरली मेड ऑफ स्टेटाइट। ये जो सील्स हैं ये स्टेटाइट की बनी होती थी। अ सॉफ्ट स्टोन दैट वुड बी हार्डन्ड थ्रू हीटिंग, एक नरम पत्थर जिसको कि गर्म करके सख्त बनाया जाता है। They measure only a few centimeters and generally depicts animal figures with above them a few signs that are part of a writing system. क्या कह रहे हैं कि भाई ये कुछ सेंटीमीटर्स के होते थे और इनमें एक जानवर की चित्र, मतलब जानवर की आकृति या चित्र बना होता था और कुछ निशान होते थे जो कि शायद उस समय के राइटिंग सिस्टम के हिस्से हों। But that system and the symbolic meaning of the animals figures are yet to be understood. लेकिन इन जो ये सिम्बल्स जो कि हमें मिले हैं, हमें नहीं पता ये सिम्बल्स क्या हैं। साथ ही में जो एनिमल फिगर्स हैं इनका क्या मतलब है ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया। What is certain that they somehow related to trade activity. क्या चीज़ हमको पता है निश्चित तौर पे कि भाई ये कहीं ना कहीं व्यापार की गतिविधि से जुड़े हुए थे। Let's explore, look at these 3 Harappan seals with some writing signs. What goes through your mind? Would you like to suggest any interpretation? Let your imagination run. क्या कह रहा है? ये जो ऊपर के 3 हड़प्पन सील्स हैं इनको देखो और इनमें जो ये लिखाई है इनको देखो। ठीक है, इनको देख के आपको क्या पता चल रहा है? अपनी इमेजिनेशन को दौड़ने दो। ठीक है, तो देखो बीच वाली सील को देख के ना यहाँ ऐसा नहीं, ये पहिया बना हुआ है। ठीक है, ये शायद चाकू टाइप का कुछ बना हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो सील है ये उन लोग को दी जाती होगी जो कि जो टूल्स हैं उनका व्यापार करते होंगे। ठीक, और इस वाली में देखो नहीं, मुझे पहले देखने में लगा ये शायद फसल के लिए हो, लेकिन फसल के लिए नहीं है, ये औजार के लिए भी नहीं लग रही है। इसको देखो, ये तो देखने में थोड़ा वैसा नहीं लग रहा कि हमारे पूजा पाठ के लिए कुछ इसका इस्तेमाल करा जाता होगा। पता नहीं भाई ये किसके लिए होगी। ठीक है, नहीं रुको रुको रुको, ये देखो ये मछली जैसा लग रहा है, ये मछली जैसा लग रहा है, ये कपड़े जैसा लग रहा है कि नहीं? ये जो एक कुलाई टाइप की नहीं होती उसके जैसा लग रहा है। ठीक, तो ये शायद खाने पीने का जो सामान होता है ना उसके लिए होगा। पता नहीं भाई किसके लिए, ये मेरी इतनी इमेजिनेशन चल रही थी, मैंने बता दिया। तुम लोग बताओ, तुम लोग को ये देखकर क्या समझ में आ रहा है? चलो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें खुदाई पर मिली हैं। यहाँ से देख सकते हो आप लोग इनकी इमेजेस को, बढ़िया बढ़िया ये मूर्तियाँ हमको मिली हैं, ये ऐसी फिगरीन्स हमको मिली हैं। थिंक अबाउट इट, लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स ऑन पेज 100 and 101 or any other picture in this chapter, can you make out what activities or aspect of life were important for Harappans? क्या कह रहे हैं कि भाई जो पेज 101 पर जो आपको इमेजेस जो आपको ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, साथ ही में इस चैप्टर के अंदर जो बाकी चीज़ों की पिक्चर्स हैं उनको देख के क्या आप कुछ इसमें मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हड़प्पन लोग हुआ करते थे इनके लाइफ में
कौन सी एक्टिविटी जो थी वो इम्पोर्टेंट हुआ करती होगी। ठीक है, ऐसा सोच के मतलब ऐसा सोचने की कोशिश करो कि आपके हिसाब से कौन सी एक्टिविटी या कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनके लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती होंगी। दी एंड और आ न्यू बिगिनिंग, क्या कह रहे हैं, अंत या फिर एक नई शुरुआत। अराउंड 1900 BCE दिस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिस्पाइट ऑल इट्स अचीवमेंट बिगेन टू फॉल अपार्ट। क्या कह रहा है कि यही कोई 1900 BCE के दौरान ये जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन यानी ये जो सभ्यता है ये अपने इतने सारे अचीवमेंट के बावजूद टूटने लग गई, मतलब ये कहीं ना कहीं बिखरने लग गई। द सिटीज़ वर अबैंडन्ड वन बाय वन, जो शहर थे इनके उनको एक एक करके अबैंडन कर दिया गया, मतलब उनको एक एक करके छोड़ दिया गया। इफ़ एनी इनहेबिटेंट रिमेन दे अडॉप्टेड आ रूरल लाइफस्टाइल इन द चेंज्ड इन्वायरमेंट। इट अपीयर्स दैट द अर्लियर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई निवासी बचता भी तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा लाइफस्टाइल होता, मतलब ग्रामीण लोग जैसे रहा करते वैसे जो है अपना लाइफस्टाइल ये भी अडॉप्ट कर लेते, मतलब ये भी वैसे ही रहना शुरू कर देते। ठीक, ऐसा पता चलता है कि इनकी जो शुरुआती सरकार थी या जो भी इनका प्रबंधन था अब वो नहीं रहा था। ग्रेजुअली दी हड़प्पन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स। धीरे धीरे ये जो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये कई सौ या फिर हजार छोटे छोटे ग्रामीण सेटलमेंट मतलब ग्रामीण बसेरों में बट गई, टूट गई। Think about it. The Harappan returns to rural settlement because the rural settlement gives easier access to food and water than an urban settlement. Then, as now, cities depend on villages to provide food and sometime waters. क्या कह रहे हैं, जो हड़प्पन थे ये लोग, ये रूरल सेटलमेंट यानी कि जो ग्रामीण बसेरा है उस तरीके से इन्होंने अपना जो जीवन है उसको ढाल लिया था, उस तरीके से ये लोग रहने लग गए थे। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई जो रूरल लाइफस्टाइल होती है यानी कि जो ग्रामीण जीवन होता है इसमें क्या है कि आसानी से खाना और पानी ये मिल जाता है। ठीक है, और आज की भी जो शहर हैं वो भी गांव पर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, अपने खाने के लिए और कई बार पानी के लिए भी। ठीक, चलो, व्हाट कॉजेज दिस डिक्लाइन। इस डिक्लाइन मतलब ये जो इतना कह सकते हो बुरी तरीके से जो ये हड़प्पन टुकड़ों में टूटा है, इसका ये जो इतना बुरा पतन हुआ है आखिर इसका क्या कारण था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड मैनी फैक्टर्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने कई सारे फैक्टर्स यानी इसके लिए कई सारे कारण बताए हैं। लॉन्ग बैक इट वॉज थॉट दैट वॉरफेयर और इन्वेजन मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिटीज बट देयर इज नो ट्रेस ऑफ वॉरफेयर और इन्वेजन। क्या है कि भाई पहले ये माना जाता था कि भाई कोई जंग कोई युद्ध छिड़ा होगा या फिर किसी ने क्या करा होगा, किसी ने शहर को भेदा होगा जिस वजह से शहर बर्बाद हो गए। लेकिन उस समय कोई भी हमको जंग, कोई भी वॉर, किसी भी इन्वेजन का कोई भी शख्स, कोई भी सबूत नहीं मिलता है। इंडीड दी हड़प्पन्स डू नॉट सीम्स टू हैव केप्ट एनी आर्मी और वेपन ऑफ वॉर। वाकई में जो हड़प्पन थे वो देखने में तो यही लगता है कि ना ही तो उनकी कोई सेना थी और ना ही तो उनके पास कोई युद्ध के हथियार थे। एज फार एज द एविडेंस गोज इट सीम्स टू हैव बीन अ रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन। जहाँ तक हमें साक्ष्यों से पता चलता है ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो सभ्यता थी ये बहुत ही शांत सभ्यता थी, मतलब इसमें कोई भी जंग नहीं थी। टू फैक्टर्स आर करंटली अग्रीड अपॉन। दो फैक्टर्स यानी दो कारण हैं जिन पे अभी सहमति दी जाती है। फर्स्ट, अ क्लाइमेटिक चेंज विच अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 2200 BCE ऑनवर्ड। क्या कह रहे हैं कि भाई पहला तो ये कारण दिया जाता है कि जलवायु में परिवर्तन आया है जो कि 2200 BCE से पूरी दुनिया में आया था, कॉजिंग रिड्यूस्ड रेनफॉल एंड आ ड्रायर फेस, जिससे कि जो बारिश है वो कम हो गई और सूखा ज़्यादा पड़ने लगा। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट। इससे जो कृषि है वो और भी ज़्यादा कठिन हो गया होगा। एंड कुड हैव रिड्यूस्ड फूड सप्लाईज टू द सिटी, और इससे जो खाने की सप्लाई है वो शहरों में कम हो गई होगी। सेकेंड, दूसरा, द सरस्वती river dried up in its central basin. Suddenly the cities there such as Kalibangan and Banawali were abandoned. दूसरा ये कहा जाता है कि जो सरस्वती नदी है वो सूख गई जिसकी वजह से कालीबंगन और बनावली जैसे शहरों को छोड़ दिया गया। There could have been other factors. इसके अलावा भी कई और कारण हो सकते हैं, but these two remind us
ऑफ हाउ मच वी डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड द इन्वायरमेंट फॉर आवर वेलबींग। लेकिन ये जो दो कारण हैं ये हमको याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन के लिए कितना ज़्यादा अपने पर्यावरण पर, अपनी जलवायु पर निर्भर करते हैं। ऑल्दो द सिटीज़ डिसअपीयर, वैसे तो जो शहर हैं वो हालांकि गायब हो गए, मच ऑफ द हड़प्पन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्वाइव, लेकिन ज़्यादातर जो हड़प्पन के कल्चर थे, मतलब हड़प्पा की जो ज़्यादातर संस्कृति थी और ज़्यादातर जो इनकी टेक्नोलॉजी थी वो बची रही। एंड वॉज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और ये भारत की दूसरी जो सभ्यता का फेज़ है, जो रूप है, उसमें आगे चली गई। विच वी विल एक्सप्लोर इन द फ्यूचर चैप्टर्स, जिसको कि हम भविष्य के पाठों में एक्सप्लोर करेंगे, यानी भविष्य के पाठ में उसके बारे में हम और जानेंगे। तो दोस्तों ये हो गया पूरा चैप्टर। अब यहाँ पे समरी टाइप से कुछ दिया हुआ है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ठीक है। पॉइंट 1 क्या कह रहा है? द इंडस, हड़प्पन एंड सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन is one of the oldest of the world. Its inhabitants, the Hadappans, created planned cities with efficient water management, diverse craft and a brisk trade. क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो इंडस, हड़प्पन, सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसके जो अलग अलग नाम है, ये क्या है, दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ के जो निवासी थे, जो हड़प्पन्स थे, इन्होंने सिटीज़ को प्लान्ड करके, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ में बनाया, जिसमें क्या थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थी। मतलब इसमें जो पानी निकलने आने का जो सिस्टम था काफ़ी अच्छा था। साथ ही में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग प्रकार का क्राफ्ट देखने को मिलता और यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यापार भी होता था। प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर ब्रॉट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स टू द सिटी, जो बहुत ही अच्छी खेती थी, उसकी जो बहुत ही अच्छी उपज थी, उससे बहुत ही अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो शहरों में आया करती थी। द सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन, ये जो सिविलाइजेशन है यानी कि ये जो सभ्यता है ये क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, मतलब धीरे धीरे इसका पतन हो गया। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंज, हो सकता है जलवायु या फिर पर्यावरण में आए बदलाव के कारण। पीपल रिटर्न टू रूरल लाइफस्टाइल, जो लोग थे वो ग्रामीण जीवन जीने लगे। ठीक है, चलो तो ये तो समरी हो गई। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डज द सिविलाइजेशन स्टडीड इन दिस चैप्टर हैव सेवरल नेम्स, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। क्या कह रहा है कि ये जो सभ्यता हमने इस चैप्टर में जिस सभ्यता के बारे में पढ़ा है उसके सेवरल नेम्स यानी कई सारे नाम क्यों हैं, इसके सिग्निफिकेंस को आप लोग डिस्कस करिए। ठीक, चलो अब ऐसे बता दूं, इस जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, मतलब जो आंसर्स हैं ना थोड़े बड़े बड़े हैं। तो पहला, एक सेकेंड, ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। द सिविलाइजेशन इज रिफर्ड टू बाय सेवरल नेम्स ड्यू टू द डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन एंड रिवर्स इट वाज एसोसिएटेड विद। जो ये सभ्यता है इसको कई नामों से जाना जाता था। क्यों? इसके जो अलग अलग, मतलब इसके जो अलग अलग क्षेत्र हैं और इसकी जो नदियां हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं उनके कारण। It is commonly known as Harappan civilization after the city of Harappa, one of its most significant urban center discovered first. क्या कह रहे हैं कि इसको सामान्य तौर पे हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सभ्यता के तौर से जाना जाता था। और ये जो शब्द था हड़प्पन, ये कहाँ से आया था? ये हड़प्पा से आया था। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा जो सबसे पहली जो मिली, कह सकते सबसे जो पहली जो बड़ी सिटी थी उसका नाम था हड़प्पा। ठीक, इसीलिए इसका इस सभ्यता का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स इनिशियल आइडेंटिफिकेशन अलॉन्ग द इंडस रिवर। क्या कह रहा है कि भाई शुरुआत में क्या माना जाता था कि ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के साथ साथ आगे बढ़ी है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी पुकारा जाने लगा। द टर्म इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इज यूज्ड बाय सम स्कॉलर्स who believed that Saraswati River also played a crucial role in the civilization's development. ये जो टर्म है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन यानी इंडस सरस्वती सभ्यता, इसका इस्तेमाल कई विद्वानों द्वारा किया जाने लगा जो कि ये बिलीव करते थे, जो कि ये मानते थे, जिनका ये मानना था कि जो सरस्वती नदी है इसने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस सभ्यता के विकास में। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट 150 to 200 वर्ड्स समिंग अप सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
इंडस सरस्वती जो ये सिविलाइजेशन है, यानी इंडस सरस्वती जो ये सभ्यता है, इसके लिए इसके अचीवमेंट्स पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 150 से 200 वर्ष तक की। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दी है। द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स, thrived around 2500 BCE in what is today's Pakistan and northwest India. Among its significant achievements were the development of well-planned cities such as Harappa, Mohenjo-daro and Dholavira. These cities showcase advanced urban planning with a proper layout, drainage systems and well-constructed brick houses. The civilization also excelled in trade, with evidence of commercial connection extended as far as Mesopotamia. Their scripts, though undeciphered, reflects a complex communication system. Additionally, the Harappan made significant strides in craft work, including bead making, pottery and metallurgy, with intricate jewelry and tool being widely produced. Their peaceful society with no evidence of large-scale warfare also highlights a great societal organization. The Indus-Saraswati civilization remains a testament to early human ingenuity and societal development. तो ये एक छोटी सी मैंने रिपोर्ट यहाँ पे आप लोग के लिए लिख दी है। अगर आप लोग चाहो या आपको ये टफ लग रही है तो आप लोग खुद से भी एक नन्ही मुन्नी सी बना के लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना 100 वर्ष तक तो पहुँचाने की। ठीक है, चलो मैं इसकी मीनिंग समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली और कुछ नहीं, स्टार्टिंग में तो यही बताया कि जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है ये हमारी अराउंड 2500 BC के आसपास ये हुआ करती थी, और आज का समय मतलब आज के समय का जो पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पर ये बसी हुई थी। ठीक है, इसके अचीवमेंट्स के अंदर क्या क्या है भाई? इसके अचीवमेंट्स के अंदर वेल प्लान सिटीज़ हैं। ठीक, साथ ही में जो सिटीज़ हैं उनको अच्छे से प्लान करके बनाया गया है, प्रॉपर लेआउट है, ड्रेनेज सिस्टम है, सही से ईंटे के बने हुए क्या हैं घर हैं, और साथ ही में ये जो सभ्यता है ये व्यापार में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और इसके जो हमें सबूत मिलते हैं इनके व्यापार के वो मेसोपोटामिया तक मिलते हैं। मतलब ये हमको बहुत दूर दूर तक हमें से पता चलता है कि भाई ये व्यापार किया करते थे। इनकी जो स्क्रिप्ट है मतलब इनके जो लेख हैं वैसे तो हमको नहीं पता कि वो क्या हैं, लेकिन ये जो इनके लेख हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि भाई उस समय इनका जो कम्युनिकेशन था, मतलब आपस में जो ये बातचीत किया करते थे, आपस में जो ये संपर्क करते थे, उसका भी काफ़ी अच्छा खासा इनका सिस्टम था। साथ ही में हड़प्पन जो थे वो काफ़ी अच्छे क्राफ्ट वर्क किया करते थे, जिसमें इनका मोतियों की जो है नहीं माला बनाना, पोट्री, मेटलर्जी ये भी है, साथ ही में फिगरीन्स हो गए और सुंदर सुंदर ज्वेलरी हो गए, ये सब ये लोग बनाया करते थे। इसके अलावा इनका जो समाज था बहुत ही शांत था। ठीक है, कोई हिंसा नहीं थी, हमको कोई भी हथियार या फिर उस समय किसी बड़े युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बल्कि मतलब इनका जो समाज था बहुत ही शांत समाज था। ठीक है, और ये जो सभ्यता है हमारी इंडस सरस्वती सभ्यता, ये कहीं ना कहीं जो हमारे पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो पहले के जो ह्यूमंस थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी इंजीन्यूटी और उनके एक साथ काम करने के जज्बे को कहीं ना कहीं दर्शाता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्या कह रहा है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है। इमेजिन यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम द सिटी ऑफ हड़प्पा टू कालीबंगन, व्हाट आर योर डिफरेंट ऑप्शंस, कैन यू मेक अ रफ एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम ईच ऑप्शन माइट टेक। क्या कह रहा है, कल्पना करिए आप हड़प्पन से कालीबंगन तक ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको इसके लिए क्या अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे और आपको कितना तकरीबन टाइम लग सकता है। ठीक है, तो चलो भाई इसका आंसर ये रहा, क्या है। ट्रैवलिंग फ्रॉम हड़प्पा टू कालीबंगन ड्यूरिंग द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कुड हैव बीन डन विया लैंड और वाटर। दैट डिस्टेंस इज बिटवीन इज हटा दो, यहाँ इस गलत टाइप हो गया है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज सिटीज आर अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स। सो बाय ट्रैवलिंग ऑन फुट और बाय ऑक्स कार्ट, बाय नहीं यहाँ पे बाय लिख लेना, it could take around 10 to 15 days, and if water route were available, traveling by boat could have been faster, possibly taking about 7 to 10 days depending on the current and the boat speed। देखो क्या कह रहा है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हड़प्पा से कालीबंगा इन दो शहरों के बीच में ट्रैवल करते तो हमारे पास दो ऑप्शन होते, एक तो ज़मीन से जा सकते थे, एक हम लोग पानी से जा सकते थे।
जो दूरी है इन दो शहरों के बीच में वो तकरीबन 300 किलोमीटर्स की है। ठीक, तो अगर हम लोग पैदल चलते या फिर ऑक्स कार से ट्रैवल करते तो शायद 10 से 15 दिन तक लग सकते थे। अगर वाटर रूट अवेलेबल होता, यानी कि जल से जाना संभव होता, तो हम लोग बोट के सहायता से तेज़ी से जा सकते हैं, तकरीबन 7 से 10 दिन। ये इस पर निर्भर करता है कि जो पानी है उसका जो लहर है, मतलब जो पानी बह रहा है उसकी रफ्तार कैसी है और बोट की रफ्तार कैसी है। ठीक है, चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लेट अस इमेजिन अ हड़प्पन मैन और वुमन बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू एन एवरेज किचन इन टुडेज इंडिया, व्हाट आर दी 4 और 5 बिगेस्ट सरप्राइजेस अवेटिंग देम। क्या कह रहे, कल्पना करिए कि कोई हड़प्पन मैन, मतलब कोई हड़प्पा के समय का कोई स्त्री या पुरुष आज के जो हमारे किचन होते हैं उनमें आ जाए, तो 4-5 कौन से बिगेस्ट सरप्राइजेस उसको मिल सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर ना आप लोग खुद से दो। सोचो, अगर कोई उस टाइम के रहने वाला आदमी आज के टाइम पे आता है, आज के टाइम के किचन में आता है, तो उसको क्या नई नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, या फिर उसको क्या एकदम सरप्राइजिंग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, सोच कर जो आपको लग रहा है वो यहाँ पे लिख डालो। ठीक, चलो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, लुकिंग एट ऑल द पिक्चर्स इन दिस चैप्टर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स, जेस्चर्स, ऑब्जेक्ट्स दैट स्टिल फील फेमिलियर इन आवर 21st सेंचुरी। ओके, पता है मैंने ना ये क्वेश्चन एक्चुअल में उतना ध्यान से नहीं पढ़ा था, तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स का भी जिक्र किया, बट जेस्चर्स का जिक्र मैंने नहीं किया है आंसर में। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल काम चलो है आंसर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो चैप्टर में सारी जो तस्वीरें हैं उनको आप देखिए और एक सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए उन गहनों की, उन चीज़ों की या उन जेस्चर्स की जो कि आज भी 21st सेंचुरी में हमारे लिए फेमिलियर हैं। ठीक है, तो ये है 5th वाले का आंसर, लिस्ट ऑफ ऑर्नामेंट, जेस्चर्स, ऑब्जेक्ट्स दैट स्टिल फील फेमिलियर इन आवर 21st सेंचुरी। तो ये हो गया बैंगल्स, टॉयल्स, सील्स, नेकलेस एंड इयररिंग्स, पोट्री। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें तब भी बनाई जाती थी और ये सारी चीज़ें अब भी बनाई जाती हैं, अब भी इस्तेमाल में ली जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन 6 ये कह रहा है, व्हाट माइंडसेट डज द सिस्टम ऑफ रिजर्वॉर्स एट धोलावीरा रिफ्लेक्ट्स। यानी कि जो धोलावीरा में हमारा रिजर्वॉर है, यानी कि जो तलैयों का पूरा ये जो सिस्टम बना है, ये हड़प्पन्स के कौन से माइंडसेट को दर्शाता है। ठीक है, एक तरीके से उनकी कौन सी सोच को दर्शाता है, ये है इसका आंसर। द सिस्टम ऑफ रिजर्वॉर्स एट धोलावीरा shows that the Harappans were aware of their environment and took significant measures to store and manage water resources efficiently, ensuring a sustainable supply for the community। क्या कह रहा है कि भाई ये जो धोलावीरा के रिजर्वॉर्स यानी कि तलैयों का ये जो पूरा सिस्टम है, ये दर्शाता है कि जो हड़प्पन्स थे इनको इनके पर्यावरण के बारे में क्या थी, जानकारी थी। ठीक है, ये अपने पर्यावरण से अवगत थे और इन्होंने पानी को स्टोर करने और उसको सही प्रकार से मैनेज करने, यानी उसका सही प्रकार से प्रबंध करने के लिए क्या करे हैं, कई सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, ताकि ये जो वाटर रिसोर्स है इसका सही प्रकार से इस्तेमाल हो सके और सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल हो सके और कम्युनिटी को मिल सके। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है, इन मोहनजोदड़ो अबाउट 700 wells built with bricks have been counted. They seems to have been regularly maintained and used for several centuries. Discuss the implication। क्या कह रहे हैं कि भाई मोहनजोदड़ो में तकरीबन 700 के आसपास कुएं जो हैं, ईंटों के बने हुए कुएं वहाँ पर हमको मिले हैं, जिनका इस्तेमाल रेगुलरली किया जाता था और साथ ही में उनको रेगुलरली मेंटेन भी किया जाता था, मतलब उनकी मरम्मत भी रेगुलरली की जाती थी। ठीक है, तो इससे क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस पर चर्चा करिए। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर पे चलते हैं। तो ये है इसका आंसर, द लार्ज नंबर ऑफ वेल्स इन द मोहनजोदड़ो एंड देयर सस्टेन्ड यूज over centuries implies a highly developed water management system. This indicates that the Hadappans had an understanding of urban planning and public health. Regular maintenance of these wells also suggests a strong sense of responsibility among citizens. क्या इसका मतलब कि ये जो इतने सारी संख्या में हमको मोहनजोदड़ो के अंदर ये जो कुएं मिले हैं, ये दर्शाते हैं उस टाइम का, यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उस टाइम के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को, कि वो कितना ज़्यादा डेवलप था। ठीक है,
उस टाइम जो पानी का ये जो पूरा मैनेजमेंट यानी पानी के प्रबंधन का पूरा जो प्रणाली है ये कितनी ज़्यादा उस समय विकसित थी। ठीक, साथ ही में ये भी दर्शाती है कि जो हड़प्पन लोग हैं इनको अर्बन प्लानिंग मतलब अपने शहर की प्लानिंग और जो पब्लिक हेल्थ है यानी जो इनके जनता है उसकी सेहत की कितनी ज़्यादा जानकारी थी। ठीक, साथ ही में जो रेगुलर मेंटेनेंस है मतलब जो लगातार मरम्मत इन कुओं की हो रही है ये भी दर्शाती है कि यहाँ के जो नागरिक हैं मतलब उस समय के जो हड़प्पन के नागरिक थे इनके बीच में जिम्मेदारी की काफ़ी क्या थी, मजबूत भावना थी। ठीक है, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। इट इज ऑफन सेड दैट हड़प्पन हैड अ हाई civic sense. Discuss the significance of this statement. Do you agree with it? Compare with citizen in a large city of India today. क्या कह रहे हैं कि भाई ये अक्सर कहा जाता है कि जो हड़प्पन थे उनमें बहुत ही अच्छा सिविक सेंस था। सिविक सेंस एक तरीके से कह सकते हो समाज में रहने का जो होता नहीं ढंग तरीका उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके महत्व को, स्टेटमेंट के महत्व को आप लोग डिस्कस करिए। क्या आप इससे एग्री करते हो, मतलब क्या आप इस स्टेटमेंट से आप सहमत करते हो? और आज के जो भारत में किसी भी बड़े शहर में रहने वाला नागरिक है उससे इसकी आप तुलना भी करोगे। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। दी हड़प्पन्स हाई सिविक सेंस इज एविडेंस इन दियर मेटिकुलस प्लान्ड सिटीज, sophisticated drainage systems, and the regular maintenance of communal facilities like well. This indicates that the society placed great importance on public welfare, cleanliness, and community living. Compared to citizens in a large city in India today, there is often a stark contrast, with many modern cities facing challenges like poor waste management, traffic congestion, and inadequate maintenance of public infrastructure. While some areas shows improvement, the Harappan models of civic responsibility remains an ideal that many modern cities could strive to emulate. क्या कह रहे हैं कि भाई हड़प्पन की मतलब हड़प्पन जो लोग थे इनकी ये जो हाई सिविक सेंस थी, ठीक है, ये हमको साफ तौर पे पता चलता है इनकी जो कह सकते हो बहुत ही ध्यान से इनकी जो सिटीज़ की प्लानिंग इन्होंने करी है और जो बहुत ही ध्यान से इन्होंने इतना जो पेचीदा ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया है और जिस प्रकार से ये अपने जो कम्युनल फैसिलिटी है मतलब वो फैसिलिटीज़ जिनका इस्तेमाल हर व्यक्ति करते हैं जैसे कि कुएँ, इनकी जो मेंटेनेंस है, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो हड़प्पन लोग थे इनमें ये जो सिविक सेंस है बहुत ज़्यादा क्या था, हाई था। ठीक है, ये इसमें दर्शाता है क्या ये चीज़ दर्शाती है कि उस समय पर जो लोग हैं वो जो पब्लिक वेलफेयर है यानी कि जो जनता की कह सकते हो जनता का जो स्वास्थ्य है, जो साफ़ सफाई है और जो कम्युनिटी लिविंग है यानी कि जो समुदाय का जीवन है उस पर बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, महत्व देते हैं लोग। ठीक, अगर इसकी तुलना हम आज के किसी बड़े शहर में रहने वाले नागरिक से करें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो विपरीत हमको इसमें कंपैरिजन देखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि मॉडर्न सिटीज़ में कई सारी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जैसे कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेकार है, ट्रैफिक जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, सही से मेंटेनेंस नहीं है, जो पब्लिक बिल्डिंग्स जो भी पब्लिक इमारतें जो भी पब्लिक ढांचे हैं उनकी सही से मेंटेनेंस नहीं होती है। कुछ एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट है लेकिन कुछ की कंडीशन अब भी वैसे की वैसी है। तो कहीं ना कहीं हम जो ये हड़प्पन मॉडल है इससे क्या ले सकते हैं, इससे एक प्रेरणा ले सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि जो हमारी मॉडर्न सिटीज़ हैं वो भी कैसी हड़प्पन सिटीज़ की तरह ही बने, मतलब जो लोगों के ये है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या सिविक सेंस ये कैसे हड़प्पन लोगों जैसा ही बने। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में पूरा चैप्टर खत्म है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा। हाँ, हालांकि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, वैसे मैं कुछ को क्वेश्चन नंबर 8 वेट को मैं छोटा करने का सोच रहा था कि इनको मैं और भी ज़्यादा छोटा कर दूँ, लेकिन फिर ना ये थोड़ा सेंस सही बना नहीं रहे थे, मतलब थोड़ा गड़बड़ सेंस बन रहा था, इसीलिए मैंने इनको रफली ऐसे ही बना के छोड़ दिया है। ठीक है, चलो अगर आपको इन केस ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आंसर्स आपको दिए हैं इन केस अगर ये आपको ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको और भी आंसर्स मिल जाएंगे जो कि मेरे आंसर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटे होंगे। ठीक, अगर आप चाहो तो उनको भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस ये ध्यान देना कि क्या वो सेंस सही बना रहे कि नहीं बना रहे। ठीक है,
तो जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।